अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज़, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलें जी, नावल शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दुआ में मुझ जैसी नाचीज़ को भी याद रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं, आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कर दिया करें यार। चाँद भी रश्क करे तेरी आँखों में ऐसी रोशनी देखी है, चाँद भी रश्क करे तेरी आँखों में ऐसी रोशनी देखी है, जैसे खुदा ने खुद इश्क को तराश कर तुझ में रख दिया हो। आतिशे इश्क एपिसोड नंबर 38। बेसमेंट की फ़िज़ा में एक अजीब सा बोझ लटक रहा था, जैसे हवा में कोई सिसकी अटकी हो। सुंदस के कदम नीचे उतरते ही रुके थे, आंखें चुदियाँ गई थी। एक कमज़ोर सी लड़की कुर्सी से बंधी कपकपाते होंठों से कुछ अल्फाज टूट रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा था। सुंदस ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। दीवार पर लगी बल्ब की जर्द रोशनी इस लड़की के चेहरे पर पड़ी थी। वो उसे देखते आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। दिल में धड़कनें तेज़ होते पसलियों से सर टकराने लगी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कानों में बज रही हैं। हे, आर यू ओके? उसने उसके करीब जाते पूछा था, लेकिन वो खामोशी से हिचकियों में रोती रही थी। सर नीचे किए, बाल बिखरे हुए थे, इसके चेहरे को छुपाए हुए थे। सुंदस ने उसके कंधे पर अपना कपकपाता हाथ रखा तो उस लड़की ने सर उठाकर देखा। सुंदस उसे देखते साकित हुई थी, आंखें बेयकीनी से इस चेहरे को देख रही थी। दिल जैसे बंद होने को था। तुम नहीं, ये कैसे मुमकिन है? सुंदस मुंह में बड़बड़ाते हुए पीछे हटते, इस कमरे से बाहर निकलते, तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ते, ऊपर चढ़कर वापस इसी कमरे में आते, दरवाज़ा बंद करते, दरवाजे के साथ टेक लगाए वहीं बैठती चली गई थी। सामने का मंजर नाकाबिले यकीन था। वो नीचे बैठती अपना चेहरा घुटनों में छुपाते फूट फूट कर अब रोने लगी थी। इसके रोने और चिल्लाने में इजाफा होता जा रहा था। वो अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रो रही थी। जाने कितनी सातें ऐसे ही गुजर गई थी। इसे यहाँ से निकलना होगा जैसे भी करके। वो उठकर अपने चेहरे और आंखों को बेदर्दी से रगड़कर साफ करते, वॉशरूम की तरफ बढ़ते, अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारते, खुद को संभालते हुए बाहर निकली थी। वो अब पहले से काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। वह टॉवल से मुंह साफ करते, इसे बेड पर फेंकते, ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते, अपने कैरी में कुछ ज़रूरत का सामान रखते हुए कमरे से बाहर निकलते। अब नीचे आई, सीढ़ियाँ उतरते बाहर की तरफ बढ़ने लगी थी। इसके कदम मन मन के भारी हो रहे थे, दिल के साथ साथ सांस भी अटक रही थी। इन सच अ हरी स्वीटहार्ट, द गेम इज़ जस्ट बिगन एंड यू ऑलरेडी रनिंग। इतनी जल्दी जा रही हो? अभी तो सज़ा शुरू भी नहीं हुई स्वीटहार्ट। एक सख्त सर्द आवाज़ उसके कदमों को जामिद कर गई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? आज इस गरीब के घर का रास्ता कैसे याद आ गया? आलियान चौधरी नीचे उतरते सिकंदर खानज़ादा से मिलते शिकवा करने लगे थे। मुझे रास्ते याद हैं, लेकिन तुम दोनों बाप बेटी ने ही भूल भुलैया बना दिया है इन्हें। सिकंदर खानज़ादा भी शिकवा कुना लहजे में बोलते, रचना चौधरी के सर पर हाथ रखते उन्हें दुआएं देते बोले थे, जीती रहो बच्चे, सदा खुश रहो और जल्दी से मुझे मिठाई खिला दो। सिकंदर खानज़ादा की दुआएं सुनते रचना चौधरी और आलियान चौधरी ने इन्हें सवालिया नज़रों से देखा था। बताता है, बैठो तो सही। वो इतना कहते सोफ़े पर बैठे तो आलियान चौधरी उनके सामने वाले सोफ़े पर बैठे तो रचना चौधरी किचन की तरफ बढ़ते कुछ हिदायत देते वापस आईं। आलियान बच्चा, अब तारीख दे ही दो। सिकंदर खानज़ादा की बात सुनते वहाँ मौजूद तीनों वजूद उनकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। हमारा बेटी मान गया है, अब तुम भी हाँ कर दो और तारीख दे दो। सिकंदर खानज़ादा ने खुश होते हुए अपने यहाँ आने का मकसद बयान किया था। लेकिन अभी इतनी जल्दी कैसे हो सकता है अंकल? अपनी बच्चियों की गैर मौजूदगी में मैं कैसे ये कर सकता हूँ? आप जानते हैं अभी कुछ दिन ही हुए हैं सुंदस, अबीहा और शारिब को अमेरिका गए। इनके बगैर मैं कैसे, और इसके माँ और बाप के बगैर कैसे? ये मुमकिन नहीं है। आप समझते क्यों नहीं हैं? आप मुझे क्यों बार बार शर्मिंदा करते हैं? आलियान चौधरी ने बेबसी से कहते मना किया था। बात तो तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन इस वक्त इन दोनों का खुशियाँ सबसे ज़्यादा अहम है, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं। सिकंदर खानज़ादा ने इन्हें अपने तरीके से समझाने की कोशिश की थी,
माना कि इन दोनों की खुशी सबसे अहम है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरी बेटी की रिस्पेक्ट अहम है। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि आपका वो नक चढ़ा बेटा इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है तो यकीन करें मैं कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ ना कहता। ये रिश्ता तभी कायम रह सकता है जब वो नक चढ़ा खुद आकर मुझसे मिन्नतें तरले करके मेरी बेटी अपने बेटे के लिए नहीं मांगता, वरना मुझे माफ़ कर दें। आलियान चौधरी ने भी हतमी फैसला सुनाते माजरत कर ली थी, जिसे सुनते सिकंदर खानज़ादा परेशान कम लेकिन आग बगोला ज़्यादा हुए थे। दोनों बाप बेटे ही इन्हें शर्मिंदा करवाते थे। अगर इसकी यही मर्जी है तो लो मैं आ गया। पीछे से आती आवाज़ पर सब चौंक कर देखने लगे थे। आलियान चौधरी के साथ साथ सिकंदर खानज़ादा भी हैरान होते, ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मौजज़ा देख लिया हो। मुझे चुटकी काटना बेगम, मुझे चुटकी काटना, सिकंदर खानज़ादा और आलियान चौधरी ने एक साथ कहते सिकंदर खानज़ादा को तप ही तो चढ़ा दी थी। सिकंदर खानज़ादा के साथ साथ रानिया खानज़ादा और बीजान के साथ लैला दुरानी भी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़े थे, लेकिन सिकंदर खानज़ादा और आलियान चौधरी की बात सुनते सिकंदर खानज़ादा ने इन्हें घूर कर देखा था। जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गए। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए खुश होते अपनी बीजान की तरफ बढ़ते, इन्हें गले मिलते इनके सर पर लब रख गया था। सामने प्यार जताता है और गैर मौजूदगी में याद भी नहीं रहता कि बीजी हैं कि नहीं। बीजान अपने रूठे लहजे में बोलते शिकवा गुनाह हुई थी। आप तो मेरी प्यारी सी बीजान है ना, समझती हैं ना अपने पोते को। वो उनके गिर्द हिसार बनाते लाड भरे अंदाज में बोला था। चल थोड़ा सा प्यार अब अपने अम्मा बाबा को भी दिखा दे ताकि तेरे ससुराल वालों को शक ना हो कि हम तेरे बाप को ज़बरदस्ती यहाँ लाए हैं। बीजान ने उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा था। अरे माम, आपने वो वाली ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो मैं आपके लिए सिलेक्ट करके आया था। वो अपनी बातों से अब अपनी माँ और अपने बाप को भी झटपटाने पर मजबूर कर गया था। बेटा वो रानिया खानज़ादा को कुछ समझ में आता तो जवाब देती ना। समझ क्या, मुझसे ज़्यादा बाबा जान से प्यार करती हैं, इसीलिए तो इनकी पसंद की साड़ी पहन कर आई हैं, कपल ड्रेस यू नो। उनकी बात सुनते सिकंदर खानज़ादा जो पानी का गिलास मुंह से लगाकर घोंट ले चुके थे, इसकी बातें सुनते इन्हें बहुत ज़ोर का अच्छी लगा था। इनके मुंह से पानी बाहर निकलते इनके कपड़े तक खराब कर गया था। अरे दाजान क्या हो गया है, ध्यान से पिए ना। वो अब सिकंदर खानज़ादा की तरफ बढ़ते इनकी कमर सहलाने लगा था, जिन्हें अच्छी लगने से खांसी शुरू हो चुकी थी। क्या इरादे हैं बरहुरदार, सिकंदर खानज़ादा ने सरगोशी करते पूछा था। बीजान का हुक्म कैसे टाल सकता हूँ, और उसे भी तो हमेशा के लिए अपनी पनाहों में लेना है। वो उन्हें आँख विंग करते बोला था, और इसे अपनी पनाहों में लेने के लिए कुछ भी करूँगा, फिर चाहे मुझे अपने ही बनाए असूलों को क्यों ना तोड़ना पड़े। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसके लिए वो अपने असूल तक तोड़ सकता है वो उसे ही लोगों की बेदर्द ठोकरों में छोड़कर चला जाएगा। ये क्या खुसर फुसर कर रहे हैं दोनों दादा पोता, कुछ मुझे भी तो बताएं। आलियान खानज़ादा ने भी मुतजस्सिस होते पूछा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। रचना चौधरी ने उठकर उनकी तरफ बढ़ते मुस्कुराते हुए सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, जीती रहो, खुश रहो, सदा रहो, सुहागन रहो। बीजान ने उनके गले मिलते उनके गाल चूमते दुआएं दी थी। आई एम सॉरी भाभी, प्लीज़ मुझे माफ़। रानिया खानज़ादा भी उनसे मिलते शर्मिंदगी से बोलने लगी तो रचना चौधरी ने ना में सर हिलाते उन्हें मना किया था। कोई बात नहीं भाभी, जो हो गया भूल जाएं सब। हमारे बच्चे ठीक हैं और खुश हैं, हमें और क्या चाहिए। आए आप बैठें। रचना चौधरी उन्हें साथ लिए दूसरे सोफ़े की तरफ बढ़ते बोली थी। अस्सलाम वालेकुम बहन जी, कैसी हैं आप। बीजान आगे बढ़ते अब परवीन बेगम को मिलते हाल पूछने लगी थी। मुझे क्या होना है, अल्लाह का करम है, वरना दुश्मनों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। परवीन बेगम ने अपनी फितरत के मुताबिक उन्हें जवाब दिया था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। रानिया खानज़ादा ने हाल पूछने की गलती नहीं की थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। आलियान खानज़ादा के मुंह से निकलने वाले अल्फाज बहुत सारी यादों को ताज़ा कर गए थे। आलियान चौधरी की तरह आलियान खानज़ादा भी इन्हें अम्मा जान ही कहा करता था। तुम्हारी अम्मा वही है जिसने तुझे पैदा किया है। मैं तेरी अम्मा होती तो पलट कर एक बार तो आता मेरे पास और मुझसे पूछता कि गलती किसकी थी, या फिर इस दिन ही मेरे और अपने रिश्ते का लिहाज रख लेता। जिस दिन तेरी वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह में चला गया था। परवीन बेगम को वो तकलीफ़ वो दिन कभी नहीं भूल सकता था जिस दिन अबीहा की बारात नहीं आई थी, और ऊपर से जो गलत बातें आलियान खानज़ादा के साथ उस लड़की ने मिलकर की थी, जिनकी वजह से आलियान चौधरी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। मैं जानता हूं अम्मा जान, मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो अपने इस जज्बाती पुत्र को माफ़ कर देना।
अब के सही मानों में ताहयांग खानज़ादा और सिकंदर खानज़ादा की आंखों के साथ साथ हैरत से मुंह भी खुले थे। अम्मा प्लीज़ माफ़ कर दो ना अपने इस जल्ले पुत्र नू। आर्यन खानज़ादा ने अब की बार सीढ़ियों से उतरती अपनी बहू को भी हैरान कर दिया था। वो तो चाहकर भी यकीन नहीं कर सकती थी। जो रूप आर्यन खानज़ादा का वो देख चुकी थी, इस तरह की नौटंकी तो उसके आगे कुछ भी नहीं थी। लेकिन सिर्फ इस एक इंसान के भरोसे अपनी ज़िंदगी का जुआ उसे खेलना ही था। वो जो उसे दीवानगी की हद से ज़्यादा चाहता था। वो सीढ़ियाँ उतरते उनकी जानिब बढ़ते सलाम कर गई थी। अस्सलाम वालेकुम। उसे देखते सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। वो उस वक़्त ताहयांग खानज़ादा की फेवरेट कलर की ड्रेस पहने, साथ की मैचिंग सैंडल, कानों में छोटे छोटे डायमंड टॉप्स और गले में डायमंड पेंडेंट पहने हुए थी, जो ताहयांग खानज़ादा ने उसे थोड़ी देर पहले पहनाया था। वो आसमान से उतरी हुई कोई अप्सरा लग रही थी। बालों को पीछे की तरफ कैचर में कैच किए, पीछे से खुला छोड़े, सर पर सलीके से दुपट्टा सेट किए, वो सही मानों में ताहयांग खानज़ादा की मिसिज़ खान ही लग रही थी। वो तो उसके ढेरों सदके उतारते नहीं थक रहा था। इसे इस पठानी ड्रेस में देखते रानिया खानज़ादा और बीजान के साथ साथ आर्यन खानज़ादा, रानिया खानज़ादा, परवीन बेगम भी हैरान हुई थी। परवीन बेगम ने उसके गले मिलते उसके गालों को शिद्दत से चूमते हुए ताहयांग खानज़ादा की तरफ देखा था, जिसका चेहरा लाल अंगारा हो रहा था। फिर उन्होंने अपनी आंख से काजल लेते उसके कान के पीछे लगाते उसके सदके उतारे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा बच्ची तो चांद को भी मानित कर देता है, बीजान ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। रानिया खानज़ादा ने भी उसे गले लगाते उसके गालों पर प्यार करते उसके सदके उतारे और ताहयांग खानज़ादा को जलते अंगारों पर छोड़ दिया। उसे यूं अपनी माँ और दादी का इसकी बीवी के गालों को चूमना उसे बहुत गुस्सा दिला गया था। सिकंदर खानज़ादा ने भी उसके सर पर हाथ रखते उसे दुआएं दी थी। जब वो आर्यन खानज़ादा की तरफ बढ़ते उनके सामने सर झुका गई तो उन्होंने भी उसके सर पर हाथ रखते दुआ दी थी, तुम्हारा प्यार सलामत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। और हमारा रिश्ता भी, महक ने मुस्कुराते हुए दुआ में इजाफा किया था। आमीन, इस दफ़ा सब ने मुश्तरका जवाब में कहा था। इधर आओ हमारा बेटी, हमारा पास बैठो, बीजान ने मोहब्बत भरे लहजे में उसे अपने पास बुलाया था। जी बीजान, वो इतना कहते हाँ में सारी हिलाते उनके पास बैठ गई थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में मोहब्बत का समंदर लिए उसे ही देख रहा था। जब महक ने उसे नज़रें उठाकर देखा तो वो उसे आंख मीन कर गया था। वो लाल गुलाब बनती नज़रें झुका गई थी। माई लिटिल रेड रोज़, वो मुँह में बड़बड़ाते हुए बोला था। लैला दुरानी भी मुस्कुराते हुए सबसे मिलते रानिया खानज़ादा के साथ बैठकर सब देखने लगी थी। ये कौन है आर्यन खान? परवीन बेगम ने लैला दुरानी को घूर कर देखते हुए पूछा था। इन्हें इससे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। ये लैला है अम्मा जान, शबीर दुरानी की बेटी। वो हमारे हमसाए में रहे हैं कई सालों तक। इसके बाद वो लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और 4 साल बाद यहाँ लौट रहे हैं, आर्यन खानज़ादा ने उन्हें तफसील से बताते हुए कहा था। तो इसको तुम्हारे पास छोड़कर खुद किधर चले गए हैं वो लोग? परवीन बेगम की नज़रें अब भी लैला दुरानी पर ही थी, जो बज़ाहिर तो रानिया खानज़ादा रचना चौधरी के साथ बैठकर इनसे बातें कर रही थी, लेकिन नज़रों का फोकस ताहयांग खानज़ादा था, जिसकी नज़रें अपनी मनकूहा से हटने से इनकारी थी। परवीन बेगम, आर्यन खानज़ादा, सिकंदर खानज़ादा और आलियान चौधरी के साथ एक तरफ बैठे हुए थे। और रचना चौधरी, रानिया खानज़ादा, लैला दुरानी एक सोफ़े पर बैठी हुई थी और उनके लेफ़्ट साइड सोफ़े पर महक खानज़ादा बीजान से प्यार बटोर रही थी। ताहयांग खानज़ादा की बेबाक शरारतों की वजह से वह अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर बीजान की तरफ घुमाते ताहयांग खानज़ादा को तब ही तो चढ़ा गई थी। अम्मा जान, वो लोग अभी तक पाकिस्तान नहीं लौटे हैं, कह रहे थे कि चंद दिन तक वापस आ जाएंगे। लैला ज़्यादा इसरार कर रही थी तो इसे पहले भेज दिया था, सिकंदर खानज़ादा ने तफसील से बताया था। लेकिन पुत्र जवान धी नूं इस तरह किसी अजनबी दे घर विच पता नहीं कैसे माँ बाप ने किस तरह दिल करता है कि अपनी जवान बच्ची नूं। अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत नेक बच्ची है और ताहयांग खान उसके लिए वो छोटी बहन की तरह है और ये इसके लिए भाई की तरह है। अल्लाह करे तेरी गल सच होवे, पर मैनू नहीं लगदा
परवीन बेगम पुरसोच अंदाज में बोली तो सब मर्दों का फोकस लैला दुरानी बनी थी, जो अभी भी मुस्कुराते हुए ताहियां खानज़ादा को ही देख रही थी। नहीं अम्मा, ये बस आपका वहम है और कुछ नहीं, आलियान खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। लेकिन आलियान चौधरी परेशान हो चुके थे। इन्हें इस लड़की की आंखों में बहुत कुछ नज़र आते, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। अच्छा छोड़ें इन सब बातों को, अब हम वो मैटर सॉल्व कर लें जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। आलियान खानज़ादा ने इनकी तवज्जो लैला दुरानी से हटाने की कोशिश करते हुए कहा था। इसके कहने का मतलब है कि आप लोग प्लीज़ हमें रुखसती की तारीख दे दें ताकि हम अपनी बेटी बिटिया रानी को अपने घर ले जाकर अपने घर की रौनक बढ़ाएं। सिकंदर खानज़ादा ने आलियान चौधरी और परवीन बेगम की तरफ देखते बात संभालते हुए कहा था, जिनके चेहरे आलियान खानज़ादा की बात सुनते गुस्से से लाल सुर्ख होने लगे थे। इसके कहने का मतलब है कि हमें तुम रुखसती का तारीख दे दो अब जल्दी से, ताकि हम धूमधाम से बारात लेकर अपने घर की रौनक घर ले जाएं। सिकंदर खानज़ादा ने बात को संभाला था। आलियान खानज़ादा की बात सुनते परवीन बेगम और आलियान चौधरी का रंग गुस्से से लाल सुर्ख हो रहा था। हाँ, वही जो बाबा कह रहे हैं। आप जानती हैं अम्मा जान, मुझे इस तरह की बातों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए जो मुंह में आया मैंने कह दिया। उम्मीद है आप समझ गई होंगी, क्योंकि आप बहुत ज़हीन हैं, अपने बेटे की तरह नहीं। आलियान खानज़ादा ने फिर से आलियान चौधरी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हुए कहा था। सिकंदर खानज़ादा और ताहियां खानज़ादा ने परेशान होते आलियान चौधरी के चेहरे की तरफ देखा था, जो अपनी मुट्ठियों को भींचते अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें अब अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हो रहा था। वो अपनी बेटी की ज़िंदगी दांव पर लगा चुके थे। बच्चों की शादियां एक जुए से कम नहीं, लग गया तो सारी ज़िंदगी खुश और पुरसुकून, और अगर नहीं लगा तो सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ करते गुजार दो। अब इन्हें भी अपनी बेटी की ज़िंदगी का ये जुआ खेलना ही था, एक अल्लाह ताला के भरोसे और दूसरे एक ही वजूद के भरोसे। अगर उसने दगा कर दिया तो सब ख़त्म। क्या सोच रहे हो अली, तारीख दे दो और अपने इस फ़र्ज से भी सुबकदोश हो जाओ। देख हाली पुत्र, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और हमारी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। अभी पीछे तेरी 3 बेटियां हैं और हैं, उनका भी तुझे सोचना है। इसका फ़र्ज़ अदा कर तो फिर सुंदस के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता देख। परवीन बेगम ने आलियान चौधरी को समझाते हुए कहा तो ताहियां खानज़ादा को वो आज पहली बार अच्छी लगी थी। वो जब भी नज़रें उठाती तो ताहियां खानज़ादा की नज़रों के हिसार में खुद को महसूस करती। इसके लाल सुर्ख होते चेहरे और शर्माते हुए उठती गिरती पलकों को देखते वो निहाल हो रहा था। वो जब भी उसे देखती तो वो उसे आंख मींग करते फ्लाइंग किस पास करते उसकी धड़कनों में इंतशार बर्पा कर देता। ऐसे में अब उसकी रुखसती की बातें उसकी धड़कनें और बढ़ा रही थी। अजब सी हालत हो रही थी। ऐसे में उसने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा था। अच्छा मेरी बच्ची, लेकिन जल्दी आना, बीजान ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। किधर जा रही हो? किचन में जाओ और देखो ज़रा चाय में कितनी देर है। बल्कि ऐसा करो, अपने ससुरालियों के लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाओ, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि मेरी पोती को बातें ही नहीं चाय भी बनाना आता है। अब इतना तो मेरी बहू ने सिखाया ही है ना बहू? परवीन बेगम ने जताते हुए कहा था। माँ क्या कह रही हैं? अभी तो वो बच्ची है, अभी पढ़ रही है, आलियान चौधरी ने बेबस होते हुए कहा था। नहीं बाबा जानी, वो बना लाती हैं चाय, अभी 5 मिनट में चाय तैयार मिलेगी। और दादी जान बहुत अच्छी चाय बनाती हैं मेरी मिसिज़ हान।
इससे पहले कि महक कुछ जवाब देती, ताहयान खानज़ादा ने आगे बढ़ते हुए कहा था, चले मिसेस खान। किचन में ताहयान खानज़ादा ने हाथ आगे बढ़ाया था। तुम कहीं नहीं जा रहे, चुपचाप बैठो यहाँ। ये कोई तरीका नहीं आर्यन पुत्र। एक तो जब दिल करता है मुंह उठाकर यहाँ चला आता है, और जब जैसे दिल करता है लड़की के कमरे में घंटों गुजारता है। आली को तो मैं समझा समझा कर थक गई, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आता। तुम ही अपने पुत्र ਨੂੰ समझा। दोनों जवान ने जे कल कोई कल हो गई तो दोनों पछताओगे। इसे कहा कर कि जब तक रुखसती नहीं हो जाती यहाँ ना आया करे। अम्मा प्लीज़, बोलने से पहले कुछ तो सोच समझ लिया करें। मुझे अपने बच्चों पर खुद से ज़्यादा यकीन है कि वो दोनों अपनी हदों को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। एक दूसरे के साथ बात करने में कोई हर्ज नहीं है। वो दोनों महरम रिश्ते में बंध चुके हैं। वो निकाह में है इसके, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। परवीन बेगम की बातें और आलियान चौधरी का भरोसा दोनों को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में गिरा चुका था। वो आंखों में नमी लिए तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ी थी। और वो भी वहाँ से उठते बाहर निकल गया था। लैला दुरानी के चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट डर आई थी। महक की आंखों में नमी देखते और ताहयान खानज़ादा को गुस्से से लाल अंगारा होते बाहर निकलते देख, रुला दिया ना मेरी बच्ची को। मुझे आज तुम तारीख दे ही दो, वरना मैं अपनी बेटी को यूं ही ले जाऊंगा, और वादा करता हूँ कि इसकी आंखें कभी नम नहीं होने दूंगा तुम लोगों की तरह। सिकंदर खानज़ादा ने भी अपने रूठे लहजे में कहते अपना आखिरी हुक्म सादिर भी कर दिया था। रानिया खानज़ादा, रचना चौधरी और बीजान ने भी ना में सर हिलाते परवीन बेगम को बेबसी से देखा था। कुछ भी हो जाए, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आई थी। रिश्तों में गलतफहमियां और नाराज़गी फैलाकर ही इन्हें सुकून मिलता था। रचना चौधरी ने एक्सक्यूज़ करते उठकर किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन इसे देखकर हैरान हुई। वो बजाय रोने के समझदारी से चाय के साथ साथ और भी लवाजमात बनवाने में लगी हुई थी। इन्हें आज अपनी बेटी उम्र से बड़ी लगने लगी थी। इनकी बेटी खुद को हालात के मुताबिक ढाल सकती थी, ये बात उन्हें अब मुतमईन कर गई थी। अरे मम्मा, आप क्यों आ गई? मैं बस चाय नाश्ता ला ही रही थी। मुझे बस 5 मिनट दें, मैं सब रेडी कर लूँ। वैसे भी हाला है ना मेरी हेल्प करने के लिए। आप जाएं, आंटी और बीजान को कंपनी दें, वरना आपकी सास साहिबा को लगेगा कि ये सारी चीज़ें आपने बनाई हैं और उन्हें मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का नया बहाना मिल जाएगा। वो उन्हें किचन में देखते तसल्ली देते, साथ ही परवीन बेगम की शिकायत भी लगा गई थी। ये ठीक कह रही हैं मम्मा, आप जाएं। और हाँ हाला, आप भी बाहर जाएं। मैं किसी को भी अपनी मिसेस खान के ख़िलाफ़ बोलने का कोई मौका नहीं देना चाहता। आप दोनों जाएं और ये टेंशन मेरे सर छोड़ दें। किचन की खिड़की में से अंदर कूदते ताहयान खानज़ादा ने दोनों को ही किचन से रफू चक्कर करते कहा था। तुम्हें सुकून नहीं ना? रचना चौधरी ने उसका कान खींचते हुए कहा था। मम्मा प्लीज़, आज के दिन तो छोड़ दें। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। प्लीज़ देखें ना, हमारी मिसेस खान भी हमारा मजाक उड़ा रही हैं। उसने मासूमियत से मुंह बनाते हुए कहा था। मैं तो तेरा कान उस दिन भी खींचूंगी जब तू दुल्हा बनकर आएगा। कान के साथ साथ नाक भी खींचूंगी। रचना चौधरी ने उसके कान को थोड़ा और खींचते हुए कहा था। अरे मामा, रुखसती दे दे बस, फिर चाहे कान, नाक, मुंह, बाल कुछ भी खींच सकती हैं। इन्हें पाने के लिए कुछ भी चलेगा। वो अब उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहते रचना चौधरी की आंखों को नम कर गया था। अरे मेरा बच्चा, उस दिन तो तेरा दिन होगा। मैं तेरे सदके उतारते तुझे सर आंखों पर बिठाऊंगी। मैं तो मजाक कर रही थी। तू मेरा दामाद ही नहीं, बेटा भी है। लेकिन जब तू दुल्हा बनकर आएगा तब तो तू दामाद ही होगा। और तुझे दामादों वाला प्रोटोकॉल ही दिया जाएगा। रचना चौधरी ने उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में लेते उसके माथे पर बोसा देते
मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। नहीं मम्मा, मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, बस अपनी परछाई दे दें वही काफ़ी है। वो उन्हें अपने हिसाब में लेते इनके बालों पर लब रखते हुए बोला था। लेकिन नज़रें हनूज अपनी मिसिस हान पर ही थी, जो उनसे चेहरा मोड़े उबलते हुए दूध में पत्ती डाल रही थी और साथ ही कैबिनेट से कुछ स्नैक्स और बिस्किट प्लेटों में लगा रही थी। अच्छा, अब आप दोनों जल्दी से बाहर जाएं ताकि दादी को कोई मौका ना मिल सके, और किचन और मेरी मिसिस हान को मेरे हवाले कर दें। 10 मिनट में आपको ऐसा चाय नाश्ता टेबल पर सजा मिलेगा कि सब हैरान रह जाएंगे। वो उन दोनों को किचन से निकालते अब उसकी तरफ बढ़ने लगा था। वो जो उससे फिर से नाराज़ हो चुकी थी। आई एम सॉरी मिसिस हान। वो उसके पेट पर हाथ बांधते उसके कंधे पर शिद्दत से बोसा देते गंभीर लहजे में बोला था। सॉरी करने से क्या बाबा का वो भरोसा लौट सकता है जो वो हम दोनों पर खुद से ज़्यादा करते हैं? वो अपने रूठे लहजे में लेकिन दबी आवाज़ में पूछ रही थी। जानता हूँ नहीं लौटा सकते, गुज़रा हुआ वक्त कभी भी वापस लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन हम अपनी गलती को सुधार तो सकते हैं ना, इसीलिए तो मैं अब रुखसती की जल्दी कर रहा हूँ। वो उसकी गर्दन पर अपने दहकते लब रखते हुए बोला था। उसके दहकते हुए लबों से अपनी गर्दन उसे झुलसती हुई महसूस हुई थी। मुझे नाश्ता बनाने दें, वो उसके दहकते लम्ब से लरसती हुई आवाज़ में बोली थी। इसकी फ़िक्र मत करें, अभी 10 मिनट में सब रेडी मिल जाएगा, आप सिर्फ मुझ पर फोकस करें। वो उसके होंठों पर झुकते उसकी सांसें अब खींचने लगा था। वो उस वक्त सफ़ेद रंग का लिबास ज़ेबे तन किए हुए थी, जिस पर नहायत नफासत से गोटा किनारी का काम किया गया था। लिबास की सादगी में एक ऐसी शान थी जो निगाहों को ठहर जाने पर मजबूर कर दे। हल्की सुनहरी झलक वाला दुपट्टा जब उसके सर पर आकर ठहरा तो वो किसी ख्वाब की ताबीर लगने लगी थी। उसके चेहरे पर मेकअप ना ज़्यादा नुमायाँ था ना मध्यम, बल्कि ऐसा था जैसे रोशनी खुद उसकी जिल्द से फूट रही हो। चेहरे की रंगत नर्म चमक लिए थी, गालों पर हल्की सी गुलाबी आहट और होंठों पर मध्यम डस्टी रोज़ रंग का लम्स था। आँखों पर हल्की सी चमक थी, पलकों पर नरमी से फैला हुआ सुरमई शेड और बारीक सा आई लाइनर जो उसकी नज़रें और भी गहरी कर गया था। भवें जो कुदरती हम लिए हुए थी, चेहरे पर मासूमियत और संजीदगी दोनों का इम्तिजाज झलक रहा था। बालों को दरमियानी मांग से बांध दिया गया था, नीचे की तरफ नरम लूबन में समोता हुआ अंदाज, जिसमें चंद लटें रुखसारों को छूकर उसके चेहरे की नरमी को और बढ़ा रही थीं। पलकों की हल्की हल्की जुम्बिश जैसे हर लम्हा कहानी कह रही हो। भवें कुदरती हम लिए हुए थी, चेहरे पर मासूमियत और संजीदगी के साथ साथ आंखों की सुर्खी से वो दर्द की तस्वीर लग रही थी। बालों को दरमियानी मांग से बांध दिया गया था, नीचे की तरफ नरम लूबन में समोता हुआ अंदाज, जिसमें से चंद लटें उसके रुखसारों को छूकर उसके चेहरे की नरमी को और बढ़ा रही थी। चलें जी, आज के लिए इतना ही, बाकी का अगली एपिसोड में इंशाल्लाह जी। तो जनाब, कैसी लगी आपको ये एपिसोड?
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आतिशेष का सफ़र अच्छा लग रहा होगा, वो भी अपने ताहियां खानज़ादा और अपनी महक के साथ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कहीं कोई गड़बड़ हो या फिर कुछ कमी लगे तो मशवरा दें कमेंट सेक्शन में। अब एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहते हैं, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें, और दुआओं में मुझ जैसी नाचीज़ को भी याद करें। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।